पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। विपक्ष के लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें। विपक्ष के लोग जहां सोचना बंद करते हैं, पीएम मोदी की सोच वहां से शुरू होती है। विपक्ष के लोग लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन विपक्ष की एक नहीं चल रही है। मोदी सरकार विपक्ष को एक्सपोज कर दे रही है। वहीं पीएम मोदी ने भी कांग्रेस और विपक्ष पर तगड़ा प्रहार किया है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में चली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की बैठक में मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के प्रभाव को लेकर चर्चा की गई। मिडिल ईस्ट की स्थिति को देखते हुए पिछले 10 दिनों में बुलाई गई ये दूसरी बैठक थी, जिसमें अलग अलग मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक बंधक बनाए जाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए इस पूरी घटना को पूर्व नियोजित, सुनियोजित और प्रेरित प्रयास करार दिया, जिसका मकसद चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों का मनोबल तोड़ना था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रख रहे एडवोकेट जनरल से कहा कि दुर्भाग्य से आपके राज्य में हर कोई बातों को राजनीतिक नजरिए से देखता है। ये सबसे ज्यादा विभाजित राज्य है। हमें नहीं पता कि उपद्रवी कौन है। मैं रात 2 बजे तक सब कुछ निगरानी कर रहा था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। कोर्ट ने घटना को बेशर्म प्रयास बताते हुए कहा कि हम किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेकर गंभीर कर्तव्य का पालन कर रहे न्यायिक अधिकारियों के बीच मनोवैज्ञानिक भय पैदा करने की अनुमति नहीं देंगे और चेतावनी दी कि ऐसे कृत्य आपराधिक अवमानना के बराबर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी और जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठाए और पूछा कि जब पहले से जानकारी थी तो अधिकारियों की सुरक्षा और सुरक्षित निकासी के लिए समय रहते ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। दरअसल मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के विरोध में उग्र भीड़ ने बीडीओ कार्यालय में 7 न्यायिक अधिकारियों को करीब 8 घंटे तक बंधक बनाए रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीर बताते हुए स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। दर्शकों, विपक्ष के लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर के जरिए घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा। वहीं आप दर्शक भी एसआईआर के पक्ष में हैं तो कमेंट में यस एसआईआर जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग एसआईआर के पक्ष में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक के पारित होने से पहले एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बिल पर सवाल उठाया और कहा कि ये बिल हमारे सुरक्षा जवानों के लिए अन्यायपूर्ण है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। उन्होंने इसे चुनावी प्रोपेगेंडा बताया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने सरकार से इस विधेयक को 1-2 दिन के लिए टालने के लिए कहा था, क्योंकि मैं असम में हूं। वे नहीं चाहते कि संसद में मैं इस विधेयक पर बोलूं। बता दें कि यह विधेयक बीते बुधवार को राज्यसभा से पारित हो चुका है। दर्शकों, एक तरफ तो राहुल गांधी इस विधेयक को सुरक्षा जवानों के लिए अन्यायपूर्ण बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि ये चुनावी प्रोपेगेंडा के लिए लाया गया बिल है। ऐसे में सवाल है कि अगर ये बिल चुनावी प्रोपेगेंडा के लिए लाया गया है तो सरकार इस बिल के जरिए चुनावी लाभ लेना चाहती है। ऐसे में इस बिल से खुश होकर अगर सुरक्षा जवान सरकार के पक्ष में मतदान करेंगे तो ये बिल उनके लिए अन्यायपूर्ण कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर ये बिल वाकई सुरक्षा जवानों के लिए अन्यायपूर्ण है तो सरकार 5 राज्यों में हो रहे चुनाव से ठीक पहले ये बिल लाने की हिम्मत नहीं कर पाती। वहीं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शारीरिक क्षति पहुंचाने पर क्रिमिनल दंड का प्रावधान करने वाले संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। हालांकि इस बिल का भी राहुल गांधी और विपक्ष के लोग विरोध कर रहे थे। वहीं एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता अवध ओझा ने राहुल गांधी को उनकी राजनीतिक समझ बढ़ाने और सही राजनीतिक गुरु चुनने की नसीहत दी है। राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर अवध ओझा ने कहा कि क्यों विदेश यात्रा पर जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक राजनेता के रूप में अच्छा विकास किया है। उन्हें 2 चीजों चाहिए। पहले उन्हें एक अच्छा राजनीतिक गुरु चुनना चाहिए जो उन्हें राजनीतिक समझ पैदा करने में मदद करे। जब तक उनके अंदर राजनीतिक समझ विकसित नहीं होगी तब तक वो अपने फैसले खुद नहीं ले पाएंगे।
अवध ओझा ने यह भी कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो राजनीतिक विज्ञान पढ़े, लेकिन उन्हें राजनीतिक समझ की आवश्यकता है। वहीं आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपने नेतृत्व में बड़ा बदलाव करते हुए राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है। उनकी जगह अशोक मित्तल को राज्यसभा में पार्टी का उपनेता नियुक्त किया गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में रोड शो किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि मैं अगले 15 दिन बंगाल में रहने वाला हूं। टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंकने और उसे बंगाल की खाड़ी में फेंकने के लिए किसी को बिना किसी डर के वोट देना चाहिए। कोई भी गुंडा बंगाल के मतदाताओं को नहीं रोक सकता। एक बार फिर राहुल गांधी ने केरलम में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पश्चिम एशिया में जारी जंग का जिक्र किया और कहा कि इसका सीधा असर सभी पर पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि पश्चिम एशिया में क्या हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़ी घटना घटित हो रही है, कोई नहीं जानता कि ये कब खत्म होगा और कब तक चलेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि फ्यूल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी और एक बड़ा वित्तीय भूकंप आने वाला है। 1-2 महीने में ही ये वित्तीय भूकंप आ जाएगा। दर्शकों, राहुल गांधी क्या ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग घबराकर पैनिक खरीदारी करें, जिससे देश में सामानों का शॉर्टेज हो ताकि सरकार पर निशाना साधने का उन्हें मौका मिल जाए। लेकिन पीएम मोदी ने विपक्ष का खेल फेल कर दिया है। दर्शकों, राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग ईरान युद्ध को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। कभी ये कह रहे हैं कि ईरान युद्ध को रुकवाने के लिए पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है और भारत की छवि यहाँ पर कमजोर पड़ रही है। लेकिन पहले ईरान और फिर इजराइल ने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान कोई मध्यस्थता नहीं कर रहा। वहीं अब पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त पलटवार किया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने असम विधानसभा चुनावों के लिए धेमाजी में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र के पुल, मेडिकल कॉलेज की संख्या का जिक्र करके कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 साल में सिर्फ 3 पुल बनवाए, लेकिन बीजेपी एनडीए ने विकास को रफ्तार दी। पीएम मोदी ने यूपीए के समय में बनाए गए बिल को सांप्रदायिक बताते हुए निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की सोचती है। एक परिवार दिल्ली में है, दूसरा परिवार असम में है। कांग्रेस के लिए हमेशा पावर पॉलिटिक्स और अपना परिवार ही फर्स्ट रहा है। दिल्ली में एक परिवार और एक परिवार यहाँ भी है। कांग्रेस के लिए इन्हीं परिवारों का हित सर्वोपरि है। कांग्रेस ने 6 से 7 दशक में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज बना पाई, अब 14 मेडिकल कॉलेज हैं। कांग्रेस ने 60 से 65 साल में ब्रह्मपुत्र पर सिर्फ 3 ही पुल बनवाए। बीजेपी ने 10 से 11 साल में 5 बड़े ब्रिज पूरे किए। असम में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, जमकर वो कांग्रेस पर बरसे। पीएम मोदी ने कहा कि असम में कांग्रेस की हार तय है। कांग्रेस के स्वयं घोषित राजकुमार की पराजय की सेंचुरी लगने वाली है। उन्होंने कहा कि पहले सर्बानंद सोनोवाल जी का नेतृत्व और फिर हिमंत विश्व शर्मा जी की अगुवाई में असम ने बीते 10 वर्षों में सेवा और सुशासन का नया दौर देखा है। असम के ये चुनाव विकसित असम के विकसित भारत बनाने का चुनाव है। इस बार बीजेपी एनडीए सरकार की हैट्रिक लगनी तय है। असम में 9 अप्रैल को बता दें कि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस और बीजेपी के शासनकाल की तुलना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूं कि आप यहां फिर से बीजेपी सरकार बनाएं। असम का और तेजी से विकास होगा और ये आपको मोदी की गारंटी है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की पार्टी से नाराजगी की अटकलें भी काफी जोर पकड़ती जा रही है। वो काफी समय से पार्टी की गतिविधियों से दूर है। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले मामले में आरोप मुक्त किए जाने पर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन अब बड़ी बात बाहर सामने आ गई है। दर्शकों, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ताकत मजबूत हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता HS फुल्का भाजपाई हो गए हैं। जी हाँ, HS फुल्का बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए। HS फुल्का ने 1984 में सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों का प्रतिनिधित्व किया था। वो 2014 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे और 5 साल बाद 2019 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। HS फुल्का राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़, दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और अन्य लोगों की उपस्थिति में औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हो गए। HS फुल्का ने साल 2014 का लोकसभा चुनाव पंजाब के लुधियाना से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के रूप में लड़ा था, लेकिन वो कांग्रेस के रवनीत सिंह बिट्टू से हार गए थे। वहीं रवनीत सिंह बिट्टू अब बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री है। फुल्का ने साल 2017 में पंजाब की दाखा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। वो 2017 में करीब 3 महीने तक पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में 1984 के सिख विरोधी दंगों
से जुड़े मामलों की पैरवी करने के लिए ये पद छोड़ दिया। ऐसे में पूर्व आप नेता एच.एस. फुल्का के बीजेपी में शामिल होने से पंजाब में बीजेपी की ताकत बढ़ गई है। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद एच.एस. फुल्का ने पंजाब की वर्तमान स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए ये कहा है कि पंजाब में स्थिति वास्तव में खराब है। जबरन वसूली के फोन आ रहे हैं, वहां कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, नशे का खतरा है और पंजाब की धरती 13 से 14 सालों में बंजर हो जाएगी। लेकिन सरकार को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। इसलिए मैं पंजाब के लिए राजनीति में लौट रहा हूं। बीजेपी से बेहतर कोई पार्टी नहीं हो सकती जिसमें मैं लौट सकूं। वहीं राजनीतिक गलियारों में ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राघव चड्ढा लंबे समय से पार्टी की गतिविधियों से दूर है। शराब घोटाले में जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी किया गया तब भी राघव चड्ढा ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने हाल ही में ये कहा था कि उन्हें ऐसा नहीं लगता। संजय सिंह ने ये दावा किया था कि जिस दिन राघव चड्ढा ऐसा करेंगे तो सबसे पहले वो उनके खिलाफ खड़े होंगे। संजय सिंह ने कहा था कि एक पार्टी के अंदर अगर आप परिवार के अंदर हैं तो जो उसके अंदर की समस्याएं हैं उनको बैठकर मिलकर और बातचीत करके सॉल्व करना चाहिए। अगर मामला वहां तक पहुंच गया है तो तब देखा जाएगा। वहीं बीते दिनों जब आप नेता मनीष सिसोदिया से राघव चड्ढा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब एक बढ़ती हुई पार्टी है। पार्टी अलग अलग राज्यों में आगे बढ़ रही है। सबकी अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिका होती है। कभी कोई फ्रंट में खेल रहा होता है तो कभी कोई बैक पर। उनसे पूछा गया कि राघव चड्ढा को जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि अगर राघव चड्ढा फ्रंट पर नहीं खेल रहे हैं तो वो खेलेंगे ही नहीं। दर्शकों आपको बता दें कि राघव चड्ढा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। वो सदन में लगातार जनहित से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं। राघव चड्ढा ने हाल ही में अपने एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें वो मुंबई एयरपोर्ट पर सिर्फ 10 रुपए में चाय का लुफ्त उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये भी कहा था कि मैंने मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे में चाय पी, वो भी सिर्फ 10 रुपए में। वहीं हाल ही में संसद में पैटर्निटी लीव का मुद्दा उठाते हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पैटर्निटी लीव को कानूनी अधिकार देने की भी मांग की। उन्होंने सदन में उन तमाम पिताओं के लिए आवाज बुलंद की जो नौकरी के कारण अपने नवजात की देखभाल नहीं कर पाते। अब देखना यह होगा कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में ही रहते हैं या फिर पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, जैसा कि अटकलें लगाई जा रही हैं। दर्शकों, असम में कांग्रेस की जीत का दावा करने और सीएम हेमंत बिस्व शर्मा को कथित रूप से जेल भेजने का दावा करने वाले राहुल गांधी समझ गए हैं कि असम में उनकी पार्टी की नैया डूब चुकी है। दरअसल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का पूरा फोकस केरलम पर है। केरलम विधानसभा चुनाव में गांधी परिवार की साख सबसे ज्यादा दांव पर लगी है। गांधी परिवार के लिए केरलम में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बनाना अपनी साख को बचाए रखने के लिए उम्मीद है, जिसके चलते ही राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता बंगाल और असम के बजाय केरलम पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा केरलम के वायनाड सीट से सांसद हैं, जबकि उनके भाई राहुल गांधी पहले इस सीट से सांसद रह चुके हैं। प्रियंका ने अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत केरलम से की है, इसलिए राहुल गांधी सहित कांग्रेस के तमाम नेता केरलम पर ज्यादा फोकस कर चुनाव प्रचार में जमकर पसीने बहा रहे हैं। केरलम में 10 साल से पिनरई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा की सरकार है, जहां पर कांग्रेस मुख्य मुकाबले में खड़ी नजर आ रही है। देश के जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस की उम्मीदें केरलम से लगी हुई है, जिसके चलते राहुल गांधी ने असम और बंगाल में जनसभाएं करने से ज्यादा केरलम के चुनावी कमान को संभाल रखा है। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधी जंग है, तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में डीएमके और एआईडीएमके में मुकाबला है। असम में जरूर बीजेपी से कांग्रेस का मुकाबला है, लेकिन बदरुद्दीन अजमल की पार्टी त्रिकोणीय बनाने में जुटी है। ऐसे में केरलम ही एकमात्र इकलौता राज्य है जहां पर लेफ्ट के नेतृत्व वाले एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सीधे फाइट होती दिख रही है। केरलम विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी अपनी ताकत लगा रही है, लेकिन अभी भी चुनाव 2 ध्रुवीय बना हुआ है, यूडीएफ बनाम एलडीएफ। केरलम के सियासी इतिहास में सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है, जिसके चलते ही राहुल गांधी फ्रंट फुट पर उतरकर कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ के पक्ष में एक सकारात्मक माहौल बनाने में जुटे हैं। राहुल गांधी लोगों के बीच घुल मिलकर संवाद कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में अपनी ताकत लगाने के बजाय राहुल गांधी ने केरलम पर खास फोकस रखा है। केरलम में हर 5 साल तक सत्ता बदलती रही है, लेकिन 2021 में पिनरई विजयन इस परंपरा को तोड़ने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस नेताओं का मानना है कि पिनराई विजयन सरकार के 10 साल के शासन के बाद जनता बदलाव चाहती है।
और राज्य में एलडीएफ को सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कांग्रेस कई मुद्दों पर लेफ्ट को घेरने में जुटी है। राज्य पर बढ़ता कर्ज और बेरोजगारी, सोने की तस्करी और अन्य घोटालों को लेकर सरकार की घेराबंदी और वायनाड भूस्खलन जैसे आपदा के बाद राहत कार्यों और बुनियादी ढांचे में कमियों का मुद्दा बनाया है। दर्शकों, केरल में जनता लेफ्ट की सरकार से परेशान है और वहां बीजेपी काफी कमजोर है, इसलिए कांग्रेस को सत्ता में वापसी की उम्मीद दिख रही है। इसलिए राहुल गांधी केरल में जमकर चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन असम और बंगाल से वो दूर हैं। राहुल गांधी असम को लेकर काफी जोश में थे, लेकिन असम में चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थामा, उससे कांग्रेस समझ गई कि बीजेपी की हैट्रिक लगने वाली है। यही वजह है कि अब राहुल गांधी असम से दूरी बनाकर सिर्फ केरलम पर फोकस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें